नमस्ते साथियों। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 19 फरवरी 2017 को प्रथम पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। अपना प्रश्न है आज का, स्टार कनेक्शन त्रिकला परिपथ का लाइन वोल्टेज 415 है, तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा। यानी कोई स्टार संयोजन में त्रिकला परिपथ का लाइन वोल्टेज 415 है, यानी VL बराबर 415 है। लाइन वोल्टेज VL बराबर है 415 वोल्टेज। किसमें? स्टार संयोजन में। स्टार संयोजन में VL बराबर है 415 वोल्ट, तो VP बराबर क्या होगा? VP बराबर क्या होगा? तो स्टार संयोजन में क्या होता है कि VL बराबर होता है √3 VP, और VP ज्ञात करना हो तो VP बराबर हो जाएगा VL बट्टा √3। लाइन वोल्टेज कितना है? 415 बट्टा √3 का मान कितना होगा? 1.732 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 239.60 239.60 वोल्ट, जो राउंड फिगर में कितना हो जाएगा? 240 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240 वोल्ट। इस ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में देखो 240 वोल्ट, तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा? 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी यानी इंसुलेटिंग तरल कौन सा है? ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेटिंग जो तरल डालते हैं वो क्या होता है? खनिज तेल। यानी जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो कौन सा होता है? खनिज ऑयल होता है। तो ऑप्शन देखो, खनिज तेल सही है। अशोधित तेल यानी क्रूड ऑयल ये भी नहीं, पानी नहीं, रोगन यानी वार्निश ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इंसुलेटर जो तरल कूलिंग के लिए हम काम में लेते हैं वो क्या हो जाएगा? खनिज तेल। ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विभव प्रवर्धक यानी वोल्टेज एम्पलीफायर को निम्न में से किस तरह का प्रवर्धक माना जा सकता है? यानी जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वो किस प्रकार का है? वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करता है। धारा एम्पलीफायर क्या करता है? धारा का एम्पलीफिकेशन करता है। और एक होता है शक्ति एम्पलीफायर यानी पावर एम्पलीफायर, वो वोल्टेज और धारा दोनों का एम्पलीफिकेशन करता है। तो इसमें केवल वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में पूछा, नहीं विभव प्रवर्धक यानी वोल्टेज एम्पलीफायर क्या करता है? वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन करता है, यानी वोल्टेज को अप करता है। अब ऑप्शन देखो, स्टेप अप सही है, यानी वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, स्टेप डाउन है नहीं। उच्च धारिता निम्न धारिता, तो राइट आंसर क्या जाएगा? स्टेप अप है। अगला क्वेश्चन है, एक हस्तचलित गुणनक प्रतिरोध रोटर वाले स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में विद्युतीय अंतरपास यानी इंटरलॉकिंग किस तरह से जुड़ता है? यानी हस्तचलित रोटर प्रतिरोध स्टार्टर यानी गुणनक प्रतिरोध स्टार्टर का क्या हो गया कि एक मैनुअली रोटर प्रतिरोध स्टार्टर यानी स्लिप रिंग मोटर के लिए हम जो स्टार्टर काम लेते हैं रोटर प्रतिरोध के स्टार्टर वो है। तो विद्युतीय इंटरलॉकिंग यानी किस तरह से जुड़ा होता है? अब ऑप्शन देखो, कॉन्टेक्टर टाइप स्टार्टर के इच बटन के समान, स्टार्ट बटन के श्रेणी में, स्टार्ट बटन के समांतर में, लिमिट स्विच के समान। तो ये स्टार्ट बटन के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्टार्ट बटन है उसके श्रेणी क्रम में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी क्या कहना चाहता है कि यानी यदि हम रोटर प्रतिरोध पूरा परिपथ में नहीं डाले तब तक मोटर ऑन नहीं, परिपथ ऑन नहीं होना चाहिए। यानी जो रोटर प्रतिरोध है वो पहले परिपथ वो इसके साथ जुड़ेगा, यानी जो रोटर है उसके साथ जुड़ेगा रोटर प्रतिरोधक के, बाद में वो मोटर ऑन होगी, इसके बारे में कह रहा है। तो ये स्टार्ट बटन के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर को न्यूनतम रख रखाव की आवश्यकता होती है? जो दी हुई है इनमें से किस मोटर का रख रखाव सबसे कम किया यानी किया जाता है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यानी गिलहरी पिंजर प्रेरण मोटर सही है। डीसी श्रेणी मोटर, इसका रख रखाव आवश्यक होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन बूस्टर लगते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसमें भी बूस्ट लगते हैं, इसका भी रख रखाव आवश्यक होता है। डीसी शंट मोटर, इसका भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसका सबसे कम रख रखाव किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है एमजी सेट यानी मोटर जनरेटर सेट को संरेखित करते समय यदि मोटर शाफ्ट मिलता है लो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। यानी एमजी सेट को संरेखण करते समय लो लोअर व्यवस्था क्यों किया जाता है। ऑप्शन देखो, मोटर स्तर को उठाने के लिए, यानी मोटर स्तर को उठाना यानी उनको एक संरेखण करना सही है। जनरेटर के नीचे फाउंडेशन को तोड़ने के लिए नहीं, फाउंडेशन बोल्ट को काटने के लिए नहीं, जनरेटर स्तर को नीचा करने के लिए भी नहीं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, यानी जो उनका लेवल है वो एक समतुल्य करने के लिए जो नीचा होता है उसको ऊपर उठाया जाता है। तो मोटर स्तर को या जनरेटर जो भी नीचा होता है उसको ऊपर उठाया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो मोटर का होगा। तो मोटर स्तर को उठाने के लिए तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्षैतिज वायरिंग में दो क्लिप के बीच की दूरी निम्न में से किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। क्षैतिज के बारे में पूछा है तो 10 सेमी होती है, यानी दो लिंक क्लिपों के बीच की दूरी कितनी होती है, 10 सेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 10 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह ईएमएफ के लिए जिम्मेदार बहाव में परिवर्तन करता है या गति के विरुद्ध प्रवाह को सेटअप करता है। यह कौन सा नियम है। यानी क्या है प्रश्न में कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि वह जिस कारण से वह पैदा होता है उसी का विरोध करता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा जिस कारण से वह पैदा होता है उसका विरोध करता है। ये नियम किसका है, तो ये लेंज का नियम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। ऑप्शन देखो, फेराडे का नियम, किरचॉफ का नियम, लेंज का नियम या ओम का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेंज का नियम। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उस विकल्प को चुने जिसे शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। यानी शेडेड पोल मोटर का भाग कौन सा है इनमें से। घूर्णक यानी रोटर, रोटर होता है शेडेड पोल मोटर में। संधारित्र, संधारित्र नहीं होता है। अब केंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये भी नहीं होता है। दिक प्रवर्तक ये भी नहीं होता है। यानी शेडेड पोल में शेडेड पोल होता है और शेडेड रिंग होती है, सेलियंट जो पोल होते हैं। तो ये तो इनमें दे नहीं रखा है और रोटर होता है। तो राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा, यानी शेडेड पोल मोटर का भाग है। इन जो दे रखे इनमें से केवल रोटर यानी घूर्णक है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मान को बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जो दे रखे इनमें से किसको बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति ट्रांसफार्मर से बदली जाती है नहीं है। इन प्राइमरी और सेकेंडरी लगभग शक्ति समान होती है ट्रांसफार्मर की, यदि दक्षता 100% है तो। अगला है आवर्ती, आवर्ती नहीं बदल सकते हैं। विद्युत शक्ति गुणांक ये भी नहीं होगा। तो अगला क्या, वोल्टेज सही है। यानी ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को कमी या वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यानी उच्च वोल्टेज को डाउन या निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब एमवी लैंप यानी उच्च दाब मरकरी वेपर यानी उच्च दाब पारा वाष्प लैंप में पारा वाष्प दाब कितना होना चाहिए। यानी जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है इसमें जो मरकरी का जो दाब यानी पारा का जो पारा वाष्प का दाब है वो कितना होता है। वायुमंडलीय या वातावरणीय जो दाब होता है उसका लगभग 2.5 गुना होता है। तो ऑप्शन देखो, वातावरण के दाब का 2.5 गुना सही है। दाब वातावरण के दाब का 2 गुना नहीं, वातावरण के दाब के बराबर नहीं, वातावरण के दाब से 10 गुना ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए, वातावरण के दाब का 2.5 गुना। अगला क्वेश्चन है 50 चक्र प्रति सेकंड के दोलन का आवर्त काल क्या होगा। यानी समय अंतराल टी पूछा है। एफ बराबर क्या दे रखी है, यानी क्या कहे, क्या है प्रश्न के अंदर कि 50 चक्र प्रति सेकंड, यानी एफ बराबर क्या है, एफ बराबर है 50 चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड ही लिख देते हैं, चलो साइकिल प्रति सेकंड। दोलन का आवर्त काल टी बराबर क्या होगा, तो टी बराबर होता है 1/f, 1/f का मान कितना है 50, तो 1/50 कितना हो गया 0.02 सेकेंड। इसमें मिली सेकेंड में दे रखा है तो इसको 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 20 मिली सेकेंड, यानी 20 मिली सेकेंड किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में देखो 20 मिली सेकेंड। तो राइट आंसर हो गया डी, 20 मिली सेकेंड। अगला क्वेश्चन है सामान्य उम्र और स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है।
सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध शुष्क त्वचा में 100 से 600 किलो ओम होता है, और यदि भीगी हुई त्वचा है तो 1 किलो ओम होता है। अब इसमें नहीं दे रखा है कि भीगी हुई है या शुष्क है, तो ऑप्शन देखो 1 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम, 0.5 किलो ओम, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 किलो ओम। तो राइट आंसर हो गया 1 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, चलित लोहा मीटर का परिचलन निम्न में से किस पर आधारित होता है? चलित लोहा यानी मूविंग आयरन मीटर है। मूविंग एक यानी एक तो होता है मूविंग क्वाइल और एक होता है मूविंग आयरन। इसमें चलित लोहा पूछा है तो ये हो गया मूविंग आयरन। इसका पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट क्वाइल मूविंग आयरन, PCMI। एक होता है PMMC अंतर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल। तो इसमें चलित लोहा मीटर है, यानी चलित लोहा का से क्या हो गया? परमानेंट क्वाइल मूविंग आयरन, PCMI है, यानी स्थिर क्वाइल चल लोहा प्रकार का उपकरण है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन देखो, विद्युत प्रभाव, प्रेरण प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, स्थिर विद्युत प्रभाव, ताप प्रभाव। तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर, यानी ये PCMI हो चाहे PMMC हो, ये दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय प्रभाव, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी DC जनरेटर की पुली ने 1.5 मिनट में 2100 चक्कर पूर्ण किए तो RPM में जनरेटर की गति क्या होगी? यानी कोई पुली है जिसकी 1.5 मिनट में 2100 चक्कर, यानी क्या है कि 1.5 यानी 1.5 मिनट में 1.5 मिनट में 2100 चक्कर, तो RPM में गति क्या होगी? यानी रिवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में चक्कर की संख्या क्या होगी? 1 मिनट में चक्कर की संख्या क्या हो जाएगी? 2100 बट्टा 1.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1400 चक्कर। यानी 1 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1400 चक्कर, यानी 1400 रेवोल्यूशन पर मिनट हम कह सकते हैं, यानी चक्कर प्रति मिनट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा कि 1400 RPM। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन देखो, 200 से 265, 200 से 250, 170 से 215, 175 से 250। तो सी ऑप्शन से होगा 170 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थापना में पूर्ण भार धारा 10 एम्पीयर है तो प्रवाह में रिसाव धारा से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी लीकेज करंट कितनी हो सकती है? तो लीकेज करंट का मान कितना होता है? जो पूर्ण भार धारा है उसका 5000वां हिस्सा, यानी लीकेज करंट या रिसाव धारा बराबर क्या हो जाएगा? रिसाव धारा बराबर क्या होगा? पूर्ण धारा बट्टा 5000। तो लीकेज करंट क्या हो जाएगी? पूर्ण धारा है उसका 5000 में से, यानी 1/5000 कह सकते हैं, या यानी पूर्ण धारा 1/5000। तो इसमें कितनी है? 10 एम्पीयर की पूर्ण धारा कितनी है? पूर्ण भार धारा 10, तो 10/5000 कितना हो जाएगा? 1/500, यानी 1/500 तो कितना हो जाएगा? 0.002 एम्पियर, 0.002 एम्पियर। इसमें मिली एम्पियर में दे रखा है तो इसको 1000 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर, तो किस में देखो? डी ऑप्शन में देखो 2 मिली एम्पियर, तो राइट आंसर हो गया 2 मिली एम्पियर, डी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य संपर्कों की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यानी जो एक तो होते मुख्य संपर्क, मेन कॉन्टेक्ट, जो संपर्क बिंदु होते हैं वो, और एक होते एक्सिलरी संपर्क। एक्सिलरी संपर्क होते हैं वो केवल एनवीसी को जकड़ रखने के लिए, उनके परिपथ पूर्ण करने के लिए होते हैं, जबकि मुख्य संपर्क है वो मेन जो धारा है वो उसका वहन करते हैं। अब ऑप्शन देखो, यानी मुख्य संपर्क की तुलना में सहायक संपर्क के बारे में कौन सा, सहायक संपर्क के बारे में कौन सा विकल्प सही? यानी सहायक संपर्क के बारे में पूछना है, बताना है। उच्च लोड ले जाना, सहायक संपर्क उच्च लोड नहीं ले जाते, मुख्य संपर्क ले जाते हैं। कम वोल्टेज ले जाना, वोल्टेज तो जो होते हैं वही रहते हैं। कम करंट ले जाना,
धारा नहीं के बराबर होती है उसमें से। मुख्य संपर्क की सहायता से अतिरिक्त विद्युत ले जाना, ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, कम करंट, यानी नहीं के बराबर या बहुत कम करंट ले जाना, तो सी ऑप्शन है इसका सही होगा। जो दे रखे इनमें क्या होगा, फिर सही सी सही होगा कि कम धारा ले जाना, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं? एक जो बेडरूम है उसमें कितने सॉकेट लगाए जा सकते हैं? ऑप्शन देखो, 6 एम्पियर के 8 नग, 16 एम्पियर के 2 नग। 8 का क्या करेंगे, यानी बहुत ज्यादा है ये, यानी 8 या 10, बी में क्या दे रखा है, 6 एम्पियर के 10 नग, 10 सॉकेट क्या किस काम में लेंगे? अगला देखो, सी में 6 एम्पियर के 3, 16 एम्पियर के 1 नग, डी में क्या है, 6 एम्पियर के 2 नग और 16 एम्पियर के भी 2, यानी पावर प्लग 2 और जो सामान्य जो 6 एम्पियर के लगाते हैं वो भी 2, तो ये भी नहीं होगा, सी सही होगा फिर, क्योंकि पावर प्लग एक ही काफी है और जो लाइट एंड फैन के जो 6 एम्पियर के हैं वो 3 काफी है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा कि 6 एम्पियर के तो 3 और 16 एम्पियर का यानी पावर प्लग 1, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर की भार धारा क्या होगी? यानी जो जनरेटर है उसकी शक्ति दे रखी है, कितनी दे रखी है? शक्ति बराबर है 2 किलोवाट, यानी P बराबर है 2 किलोवाट, यानी इसे हम वाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 वाट। P बराबर है 2000 वाट, V बराबर है 200 वोल्ट, तो I पूछिए तो I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। P का मान कितना है, 2000 बट्टा 200, कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, तो इसकी धारा का मान क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर, तो बाहर धारा होगी 10 एम्पियर, किसमें है, सी ऑप्शन में देखो 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किस पर चलती है? यूनिवर्सल मोटर है वो किस पर चलती है? बाहर पर इसकी गति बदलती रहती है, बिना बाहर बहुत ज्यादा उच्च गति होती है, जो जो बाहर का मान बढ़ाती है गति कम हो जाती है। ऑप्शन देखो, बार के आधार पर बदलती गति से, सही है, बदलते बार के साथ लगभग तुल्यकालिक गति पर नहीं, बदलते बार पर समान गति से नहीं, बार यानी बदलते हैं तो गति स्थिर रहती है नहीं, समान बार पर बदलती गति, यदि बार स्थिर है तो गति बदलती है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा कि बार के आधार पर बदलती गति, यानी कम बार पर उच्च गति, उच्च बार पर कम गति, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट निम्न में से किसके बराबर होता है? यानी एक बीओटी क्या होता है, यानी एक जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है? तो एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर के बराबर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 वाट आवर के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखो, 1200 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा, 1500 वाट घंटा, 740 वाट घंटा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वाट घंटा यानी वाट आवर, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, 1000 वाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किए जाने वाली विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, मान लो ये शाफ्ट है, इस पर हम दिक् परिवर्तक लगे हुए हैं, जो खंडित वलय लगे हुए हैं, तो दो खंडित वलयों के बीच में जो जगह होती है, इनके बीच क्या भरा जाता है? इसके बीच अब्रक भरा जाता है, यानी माइका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन, कागज नहीं, माइका यानी अब्रक चाहिए, विद्युत रोधी वार्निश नहीं, ग्रेफाइट ये भी नहीं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि अब्रक भरा जाता है, यानी माइका भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजक निम्न में से किस पर दिक् परिवर्तक से जुड़ा होता है? यानी आर्मेचर वाइंडिंग है, जो वाइंडिंग या आर्मेचर पर वाइंडिंग की जाती है यहाँ पर, तो इसका जो चालक होता है वो दिक् परिवर्तक पर किस प्रकार से जुड़ा जाता है? दिक् परिवर्तक पर यहाँ पे जो चालक दिक् परिवर्तक पर जो जोड़ते हैं वो राइजर के द्वारा जुड़ा होता है, यानी यहाँ पे दिक् परिवर्तक पर लगाया जाता है, यहाँ पर राइजर पर इस चालक को जोड़ा जाता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, देखो ब्रशों पर नहीं, सीधे खंडों से नहीं, राइजर से सही है, खंडों के भीतरी रूप से नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, राइजर पर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो और सप्लाई के को स्टेटर में जोड़ दिया जाता जा रहा है तब क्या होगा? यानी जब रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट में हो
और सप्लाई को स्टेटर में, ये कह रहा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में, यानी सरपण वाले मोटर के बारे में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन में है कि रोटर प्रतिरोध खुले सर्किट हो, यानी जो स्टार्टर में रोटर प्रतिरोध लगाते हैं वो ओपन सर्किट है और हम स्टेटर को सप्लाई से जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, मोटर प्रचलित नहीं होगी, क्योंकि वो ओपन सर्किट हो जाएगा। प्राइमरी जो स्टेटर वाइंडिंग है वो तो प्राइमरी की बात ही काम करेगी ट्रांसफार्मर की, और जो रोटर वाइंडिंग है वो सेकेंडरी की बात ही, विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा परंतु धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। तो उसको रोटर प्रतिरोध यदि ओपन सर्किट है तो मोटर प्रचलित नहीं होगी। ऑप्शन देखो अब क्या दे रखा है, स्लिप रिंग मोटर शुरू होगी और चलेगी नहीं, स्लिप रिंग मोटर कम गति पर चलेगी भी नहीं, स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी, सही है, स्लिप रिंग मोटर शुरू होगी लेकिन चलेगी नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी, स्लिप रिंग मोटर शुरू नहीं होगी। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे। ठीक है साथियों।